Hi everyone, once again welcome to in my YouTube channel स्मार्ट केमिस्ट्री क्लासेस। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ रहे हैं अभी, जिसमें कुछ टॉपिक्स पे कल लेक्चर हुआ था और आप लोगों को अच्छे से सिखाया गया था। सो आज दोबारा से नई टॉपिक की शुरुआत करनी है। आज लेक्चर नंबर 6 है और हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, तो आप लोग कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और अपनी स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। आज हम लोग पढ़ेंगे एकक कोष्ठका। एकक कोष्ठका मीन्स होता है यूनिट सेल। एकक कोष्ठका मतलब सिंगल पार्टिकल्स, मतलब सिंगल छोटे से छोटा कण। तो जैसा कि हम बात करें तो जो मान लीजिए एक घर है, घर कैसे तैयार होता है? ईंटों से तैयार होता है। ईंट जो होते हैं क्या होते हैं? उसके एक पार्टिकल्स होते हैं, एक कण होते हैं। जो ईंट होते हैं, एक ईंट से तो घर बन नहीं सकता, बहुत सारे ईंट मिला के क्या बनता है? घर बनता है। जिस प्रकार से छोटे छोटे ईंटों को, ईंट कैसे होते हैं? शेप में एक समान होते हैं। ईंटों से मिला के उन्हीं ईंटों को बार बार दोहराने से क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। तो बार बार दोहराने से जिस प्रकार घर बन जाता है, उसी प्रकार जैसे हमारी बॉडी है, सेम एग्जाम्पल। हमारी बॉडी कितने सेल से मिलकर बनी है? लगभग ट्रिलियन सेल से बनी है। तो लगभग ट्रिलियन सेल्स मीन्स जो सेल हैं वो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स मिल करके हमारी बॉडी का निर्माण किए हैं। तो जो बॉडी का निर्माण हमारे जो सेल किए हैं, वो एक छोटा सा सेल बार बार दोहरा कर हमारी एक बड़ी सी बॉडी का स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। एक बड़ी सी बॉडी का स्ट्रक्चर बन गया। उसी प्रकार से जो ये एकक कोष्ठका होती हैं, वह छोटी सी छोटी संरचना जो बार बार हर दिशा में दोहराकर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती हैं, एकक सेल कहलाती हैं। मीन्स आप समझ सकते हैं, वह छोटी सी छोटी संरचना, यानी सबसे छोटी संरचना मीन्स छोटी सी संरचना जो बहुत छोटी संरचना है, जो बार बार दोहरा कर संपूर्ण क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है। जिस प्रकार से अभी हमने बताया कि हमारी बॉडी ट्रिलियन सेल से, लगभग ट्रिलियन सेल से बनी हुई है, जो बार बार दोहराकर एक बॉडी स्ट्रक्चर का निर्माण किया है। उसी प्रकार से एकक सेल का भी निर्माण हुआ है। आप यहां पे देखिए, जालक क्या होते हैं? जालक एकक सेल बार बार दोहराकर जिस क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है, जालक कहलाता है। एकक सेल मतलब अभी हमने बताया एकक सेल क्या होता है? छोटे से छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बार बार दोहराकर क्या बनाते हैं? एकक सेल बनाते हैं। तो एकक सेल बार बार दोहराकर, अब एकक सेल दोहराएगा, एकक सेल जो बन गया, एक एकक सेल बन गया। एकक सेल बार बार दोहराकर जिस क्रिस्टल संरचना का निर्माण करती है, जालक कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं, जालक कैसा हो सकता है? जालक जो होते हैं, आपको पता है कैसे होते हैं? देखिए इस प्रकार से। ये क्या है? एक जालक। क्या है? एक जालक। इस प्रकार से यहां पे देखिए, ये क्या है? इसकी परमाणु है। ये क्या है? इसमें परमाणु है। ये परमाणु है, एक जालक बन गया। तो छोटी से छोटी जो पार्टिकल्स होते हैं, जो एकक सेल होते हैं, एकक सेल बनके एकक सेल बार बार दोहराकर जिस क्रिस्टल का संरचना का निर्माण करती है, वो क्या कहलाता है? जालक कहलाता है। अब यहां मोस्ट बात यह है, एकक सेल क्या होता है? एकक सेल मीन्स, एकक सेल, अगर कोई पूछे एकक सेल क्या है, तो आप ये जो संरचना बन रही है, इस संरचना में देखिए एकक सेल है क्या। ये जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है? यही स्ट्रक्चर एकक सेल है। ये स्ट्रक्चर क्या है? एकक सेल है। इसका नाम क्या है? एकक सेल। एकक सेल क्या नाम इसका? एकक सेल नाम है। और यहां पे जो परमाणु होते हैं, जो ये गोल गोल पार्टिकल्स होते हैं, ये क्या होते हैं? पार्टिकल होते हैं, यानी परमाणु। ये जो गोल गोल पार्ट होते हैं इसके ऊपर, ये जो गोल गोल पार्ट रखे होते हैं, वो क्या होते हैं? परमाणु होते हैं।
सो आपको समझ में आ गया होगा एकक सेल क्या है, ये एकक सेल है और ये क्या है, परमाणु है। और इन्हीं से मिलके क्या बनते हैं, एकक सेल से ही मिलके, एकक सेल से बार बार एकक सेल को दोहराकर क्या बनाते हैं, क्रिस्टल जालक बनाते हैं। सो यहाँ पे देखिए जालक बिंदु, लैटिस पॉइंट, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को दर्शाने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। यानी किसी क्रिस्टल में जो अवयवी कणों को दर्शाते हैं उन बिंदुओं को हम क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए, ये मान लीजिए मैं कोई एक बनाता हूं जालक, ठीक है, ये मान लीजिए ये बिंदु, ये डॉट है, ठीक है, ये मान लीजिए जालक बना लेते हैं। ये क्या है, जाल। अब यहाँ पे देखिए इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, इन बिंदुओं को क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं, इन बिंदुओं को आपस में मिला देंगे, इनको ऐसे मिला देंगे, इनको ऐसे मिला देंगे, इनको ऐसे मिला देंगे। देखिए क्या बन गया, एक क्रिस्टल जालक बन गया। देखिए यहाँ पे क्या लिखा, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को दर्शाने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। अब देखिए क्या बन गया, अवयवी कण। अब यहाँ पे जो क्रिस्टल जालक है इसमें जो अवयवी कण क्या है, देखिए ध्यान से समझिएगा। अवयवी कण इसमें से ये देखिए, ये जो डॉट, ये जो है ये अवयवी कण है, इसमें ये अवयवी कण है, अवयवी कण। आपसे यही पूछा गया यहाँ पे। देखिए जालक बिंदु क्या है, किसी क्रिस्टल में अवयवी कणों को दर्शाने वाले बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवयवी कण कौन दर्शा रहे हैं, ये दर्शा रहे हैं, तो ये क्या हो गए, जालक बिंदु हो गए। इन्हें हम क्या कहेंगे, जालक बिंदु कहेंगे। फिर देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, उपसह संयोजन या समन्वय संख्या क्या होती है, उपसह संयोजन या समन्वय संख्या क्या होती है, जिसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर भी बोलते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, उपसह संयोजन या समन्वय संख्या क्या होती है। समन्वय संख्या को दर्शाने के लिए देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, किसी ठोस में अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरा होता है, किसी ठोस में अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरा होता है उपसह संयोजन संख्या कहलाती है। यानी यहाँ पे एग्जाम्पल पहले समझिए आप, जिस प्रकार से एक मान लीजिए कोई मैं जालक लेता हूं, ठीक है, इसको पहले इरेज कर लेते हैं। ये इरेज हो गया। यहां पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई मैं एग्जाम्पल लेता हूं इसके लिए, जैसे मान लीजिए मैं क्रिस्टल टाइप का एक संरचना बना ले रहा हूं, ये मान लीजिए जालक बिंदु है। ध्यान से समझिएगा। ये ऐसे बना लिया, ठीक है, आपको दिख रहा है साफ। इसके बाद क्या करते हैं, यहां पर देखेंगे समन्वय संख्या हमको निकालनी है। तो जैसे यहाँ पे लिखा है, किसी ठोस में अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरा होता है। अब मान लीजिए इसमें अवयवी कण हम किसी एक को मान लेते हैं, ये मान लीजिए अवयवी कण है, ये क्या है, मान लीजिए अवयवी कण, ये मान लीजिए मैं अवयवी कण मान लिया। अब ये कितने निकटतम कणों द्वारा घिरा है, यानी ये कह रहा किसी ठोस में अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरे होते हैं। कितने निकटतम कण से घिरा हुआ, देखिए ध्यान दीजिए, ये देखिए इससे सटा हुआ है एक कण, ये हो गया, ये देखिए इससे सटा हुआ पॉइंट है एक कण, ये हो गया, ये देखिए यहाँ पे सटा हुआ है एक कण, ये हो गया, एक ये सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ है, एक ये सटा हुआ कण है, देखिए एक ये हो गया, ठीक है। अब कितने, देखिए कितने बिंदुओं से घिरा हुआ है, कितने कणों से घिरा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, कितने कणों से घिरा हुआ है, 4 कणों से घिरा हुआ है। इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए, देखिए कितने कणों से घिरा हुआ है, 4 कणों से घिरा हुआ है, 1 2 3 4।
4 कणों से ये क्या घिरा हुआ है, जो अवयवी कण है ये 4 निकटतम कणों द्वारा क्या हुआ है, घिरा हुआ है। तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो जाएगी, बता सकते हैं आप, क्या होगी इसकी समन्वय संख्या, 4 हो जाएगी, क्योंकि ये 4 कणों द्वारा घिरी है। यहाँ पे देखिए लिखा है, किसी ठोस में अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरा होता है सहसंयोजन संख्या कहलाती है। तो कितने कणों द्वारा घिरी है, 4 कणों द्वारा घिरी है, तो इसकी सहसंयोजन संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। सो आप कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, कितना है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन शॉर्ट फॉर्म में मैं लिख दे रहा हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 हो गया। और एक एग्जाम्पल देखते हैं। सब हम देखते हैं कि इस जालक में देखिए कितनी समन्वय संख्या हम निकालते हैं। ये समन्वय संख्या निकालने के लिए इनमें हम क्या करेंगे, अभी आपको बताया मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल में। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्या है, ये बिंदु है, क्या है, अवयवी कण। ये बिंदु क्या है, अवयवी कण है। अवयवी कण के मतलब चारों तरफ जो निकटतम उसके जो कण होते हैं वही क्या होती है, समन्वय संख्या होती है। तो इसके निकटतम कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। देखिए ये यहाँ पे इससे सटा हुआ, इससे सटा हुआ, इससे सटा, इससे सटा, इससे सटा, इससे सटा हुआ, ठीक है। तो ये जब इससे सटे हुए हैं तो क्या करेंगे आप, इसको इससे मिला देंगे, 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 इसको इससे मिला देंगे। देखिए इसमें समन्वय संख्या क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो इसकी समन्वय संख्या क्या हो गई, 6 हो गई। हम लिख लेंगे इसकी समन्वय संख्या Cn बराबर, शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं Cn बराबर कितनी हो गई, 6। यानी इसकी समन्वय संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि समन्वय संख्या क्या होती है। यानी किसी ठोस में अवयवी कण जितने निकटतम कणों द्वारा घिरा होता है उपसह संयोजन संख्या कहते हैं उसे। उपसह संयोजन संख्या को कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। सो अब देखेंगे कि यूनिट सेल के प्रकार। यूनिट सेल के प्रकार क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सरल या आध घन एकक सेल, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, या इसे एसएससी या पीसीसी भी शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। सो यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन क्या है, वह यूनिट सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोनों पर कण उपस्थित होते हैं सरल घनीय यूनिट सेल कहलाती है। यानी यूनिट सेल जिसमें प्रत्येक कोने पर कण उपस्थित हों, जैसा कि अभी हमने बताया जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे होते हैं। सो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए ये मान लीजिए कोई घन है, ये मान लीजिए कोई क्या है, घन है। और इसके कॉर्नर है। अब इन कॉर्नर पे देखिए ये कॉर्नर है इसका, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर, ये कॉर्नर है इसका, ये कॉर्नर है, कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर। सो देखिए यहाँ पे कितने कण उपस्थित हैं, कॉर्नर पे कितने कण हैं, ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए यहाँ पे कितने कण हैं, 8 कण हैं, प्रत्येक कॉर्नर पे एक एक कण है। और प्रत्येक कण कितना भाग होता है, 1/8 भाग होता है। प्रत्येक कॉर्नर पर जो कण होता है वो इस कण का क्या होता है, 1/8 भाग होता है। अब ध्यान से समझिए कितने कण हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक जो यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है वह यूनिट सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोनों पर कण उपस्थित हों घनीय यूनिट सेल कहलाती है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक कोने पे क्या है, कण उपस्थित हैं। ये ऐसा घन है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पे क्या है, कण उपस्थित हैं। तो यहाँ पे इंग्लिश में भी देख लीजिए यहाँ क्या कह रहा है, दीज आर यूनिट सेल विच हैव पॉइंट्स आर पार्टिकल्स ओनली एट द कॉर्नर। यानी केवल इसमें पॉइंट्स या पार्टिकल्स कहाँ पे होंगे, केवल और केवल कहाँ पे होंगे, कॉर्नर पे होंगे। दीज आर आल्सो कॉल्ड सिंपल यूनिट सेल, इसे हम क्या कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो कॉर्नर पे उपस्थित परमाणु जो होते हैं वो अपना योगदान इस सेल में कितना योगदान देते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो इनके कोनों पर उपस्थित जो परमाणु हैं वो अपना कितना योगदान देंगे प्रत्येक के लिए। तो अपना योगदान देने के लिए देखिए हम लिख लेंगे इसको, कोनों पर उपस्थित
कोने पर उपस्थित परमाणु का अपने सेल के कोने पर उपस्थित परमाणु का अपने सेल में योगदान लिख दीजिए। अपने सेल में योगदान कितना योगदान करेगा, हर कोई बता सकता है कितना योगदान करेगा अपने सेल में। 1/8 अभी हमने बताया कितना योगदान करेगा अपने सेल में, 1/8 करेगा। तो अब देखिए इसमें अगर समन्वय संख्या निकालनी तो क्या निकालेंगे, प्रभावी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी इसमें, प्रभावी परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगी। अब देखिए इसमें कितने पार्टिकल्स हैं, देखिए यहाँ पे कितने पार्टिकल्स लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। और 8 में क्या कर देंगे, इनटू एक पार्टिकल्स का, देखिए कोने पर उपस्थित परमाणु का अपने सेल में योगदान कितना है, 1/8 है, तो क्या कर देंगे, इनटू 1/8 कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 8 से 8 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, संख्या क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, 1 बच गया हमारे पास। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Z = 1 हो गया, यानी प्रभावी परमाणु संख्या कितना हो गया, 1 हो गया। सो अब इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, केंद्रित एकक कोष्ठिका। केंद्रित एकक कोष्ठिका को कहते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल, अंतःघनीय यूनिट सेल, यानी इसका 2 नाम है, केंद्रित एकक कोष्ठिका कहें या सेंटर्ड यूनिट सेल इंग्लिश में कह सकते हैं, अंतःघनीय यूनिट सेल कह सकते हैं हिंदी में। सो इसका डिफिनेशन क्या है, वह यूनिट सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने के साथ उसमें केंद्र पर भी एक कण उपस्थित रहता है, अंतःघनीय यूनिट सेल कहलाता है। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा था, सभी कॉर्नर पे परमाणु थे, सभी कॉर्नर पे पार्टिकल लगे हुए थे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कॉर्नर पे तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन एक पार्टिकल्स केंद्र में भी होगा। यहाँ पे इंग्लिश में भी लिखा हुआ, देयर आर यूनिट सेल्स विच हैव पॉइंट्स आर पार्टिकल्स एट द कॉर्नर एज वेल एज एट द सम अदर पोजीशन। मीन्स कॉर्नर पे तो होगा ही होगा, अदर पोजीशन में भी एक पार्टिकल्स होगा, उसे हम क्या कहेंगे, अंतःघनीय यूनिट सेल कहेंगे या सेंटर्ड यूनिट सेल कहेंगे। सो यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, मान लीजिए कोई इस तरीके से बना लीजिए आप लोग कॉपी पे समझने के लिए। ये देखिए, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे। अब इस सभी पार्टिकल्स को लगा देंगे, सभी कॉर्नर पे क्या लगा देंगे, पार्टिकल्स लगा देंगे। ये सभी कॉर्नर है, आप लोगों को पहले से भी पता है, ये सभी क्या है, कॉर्नर है। अब यहाँ पे सेंटर में भी एक पार्टिकल रख दीजिए, यहाँ पे सेंटर में एक पार्टिकल रख दीजिए। यहाँ पे डेफिनेशन यही बोल रहा था, वह यूनिट सेल जिसमें घन के प्रत्येक कोने के साथ उसमें केंद्र पर भी एक कण उपस्थित रहता है, अंतःघनीय यूनिट सेल कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए केंद्र में भी एक यूनिट सेल है, जिसे हम क्या कहेंगे, अंतःघनीय, क्या कहेंगे, अंतःघनीय कहेंगे। अब देखिए अगर इसको बीचों बीच मिलाना भी है तो आप मिला सकते हैं, कैसे, देखिए इस वाले को ऐसे मिला दीजिए, ये देखिए मिल गया। फिर इसके बाद में क्या करिए, यहाँ से इस वाले पार्टिकल्स को, ये देखिए ये पार्टिकल भूल गया लगाना, यहाँ पे देखिए इस वाले को ऐसे मिला दीजिए, देखिए सेंटर में आ गया। कहाँ पे आ गया, सेंटर में आ गया। अब ये जो पार्टिकल्स है कहाँ पे है, सेंटर में, यानी केंद्र में है। तो केंद्र में है तो ऐसे सेल को हम क्या कहते हैं, अंतःघनीय यूनिट सेल कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें देखेंगे, इसमें जालक बिंदु जो हम अभी बता रहे थे आपको, समन्वय संख्या निकालनी, कैसे निकालेंगे। इसमें समन्वय संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ जालक बिंदु कितने हैं, देखिए काउंट कर लीजिए, जालक बिंदु यहाँ पे कितने हैं, जालक बिंदु कितने जालक बिंदु हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जालक बिंदु हैं यहाँ पे। तो हम क्या लिख देंगे, जालक बिंदु की संख्या कितनी है, 9 है।
कोने वाले परमाणु का योगदान कितना है? कोने वाले परमाणु का योगदान, कोने वाले परमाणु का योगदान कितना है पता है आपको, पहले बता दिया हूं, 1/8। कोने वाले परमाणु का योगदान कितना हो गया? 8। और केंद्र वाले परमाणु का योगदान कितना है? केंद्र वाले परमाणु का योगदान कितना है केंद्र में? देखिए एक परमाणु है तो कितना हो गया? 1 हो गया। केंद्र वाले परमाणु का योगदान कितना हो गया? 1। अब प्रभावी परमाणु संख्या क्या हो जाएगी? प्रभावी परमाणु संख्या, प्रभावी परमाणु संख्या बराबर क्या हो जाएगी? प्रभावी परमाणु संख्या बराबर, प्रभावी परमाणु संख्या बराबर आपको पता है क्या करना है, क्या लिखना पड़ेगा? प्रत्येक कॉर्नर पे कितने होते हैं? 8। क्या हो जाएगा इसके बाद? यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस 1/8। फिर क्या हो जाएगा? प्लस 1। यही होगा, सॉरी यहाँ प्लस नहीं, इनटू। क्या हो जाएगा? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा? 8 और 8 क्या हो जाएगा? पता आपको क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 8 से 8 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 1 बचा और 1 बचा, कितना हो गया? 1 + 1 = 2। तो यहाँ पे प्रभावी परमाणु की संख्या कितनी आ गई? यानी Z = 2 आ गया। आपको पहले भी बता चुके हैं इसको निकालना, जिसको समझ में नहीं आया फिर से समझ लो। जालक बिंदु में देखिए, जालक बिंदु कितने हमारे पास हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 9 हो गया कारण बीच में। अब देखिए इसमें क्या करना, कोने वाले परमाणु का योगदान कितना? 1/8। सब प्रत्येक कोने वाले परमाणु का योगदान कितना होता है? 1/8 बता दिया हूं आपको। अब यहाँ पे देखिए केंद्र वाले परमाणु का योगदान कितना है? 1 परमाणु है, यहाँ पे 1 सिंगल केवल है। अब यहाँ पे देखिए प्रभावी परमाणु की संख्या निकालनी है तो 8 क्या हो जाएगा? 8 1/8 इस कॉर्नर पे है और कॉर्नर पे कितने परमाणु? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या कर देंगे? 8 × 1/8 + 1। 1 क्या हमारा केंद्र में है, क्या हो जाएगा? 8 से 8 कैंसिल हो गया, 1 बचा यहाँ पे और +1 है तो 1 और 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो हमारी प्रभावी परमाणु की संख्या क्या निकल गई? 2 निकल गई। यानी Z = 2। प्रभावी परमाणु संख्या को Z से अंदर प्रदर्शित करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं अब। सो हम देखते हैं अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। जैसा कि हम लोगों ने सेंटर्ड यूनिट सेल पढ़ा था इसके पहले, तो सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। द सेंटर्ड यूनिट सेल आर 3 टाइप्स, 3 टाइप के होते हैं। पहला टाइप जो है अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, या इसे BCC भी कहते हैं। सो अभी जो हमने इससे पहले पढ़ा है एकदम सेम है, लगभग अगर आप देखेंगे तो एकदम सेम है। वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण, अवयवी कण यहाँ कौन है? पार्टिकल्स हैं। कण उसके अंतः केंद्र में भी स्थित होता है, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहलाती है। इंग्लिश में भी सेम है, इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर एज वेल एज एट द बॉडी सेंटर्ड ऑफ द यूनिट सेल। सेम देखिए, कंडीशन भी सेम है, सारी चीजें सेम है। अभी मैंने आपको सिखाया था वही चीजें सेम है, तो इसमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ आप देख लीजिए एक बार। ये देखिए, एक ये है, एक ये है, ये है, एक ये है, सॉरी ये थोड़ा सा लाइन क्रॉस हो गया है। ये देखिए एक कॉर्नर ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया कॉर्नर, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब देखिए 8, देखिए सभी क्या पार्टिकल्स? 8 पार्टिकल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्टिकल्स हो गए। एक बीच में रख दीजिए, बस सेंटर में हो गया। एक पार्टिकल्स कहाँ गया? सेंटर में आ गया। इसी को हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका। यानी वह एकक कोष्ठिका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण उसके अंतः केंद्र में उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं? अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका कहते हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें परमाणु की जो प्रभावी संख्या है वो निकालना मैंने पहले ही बता दिया है। इसके पहले जैसे निकाला गया था सेम कंडीशन है तो सेम निकलेगा, सो उसको निकालने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। सो अब हम देखेंगे
फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, यानी इसका दूसरा टाइप है। ये किसका दूसरा टाइप है? द सेंटर्ड यूनिट सेल आर द 3 टाइप्स, अभी मैंने लिखवाया था, इसका दूसरा है फलक केंद्रित एकक कोष्ठका, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसे हम FCC भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, FCC शॉर्ट फॉर्म में FCC भी कहते हैं, फेस सेंटर्ड सेल। सो अब यहाँ पे आप देखिए इसका डेफिनेशन क्या है। वह एकक कोष्ठका जिसमें कोनों पर उपस्थित अवयवी कणों के अतिरिक्त एक अवयवी कण प्रत्येक फलक के केंद्र पर भी होता है, फलक केंद्रित एकक कोष्ठका कहलाती है। इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट द कॉर्नर्स एज वेल एज एट द सेंटर ऑफ द ईच फेस, मतलब सभी फेस के सेंटर पे भी एक एक क्या होंगे? अवयवी क्या होंगे? अवयवी कण होंगे। सो देखिए यहाँ पे इसके लिए सेल बना लीजिए। ये देखिए ये बन गया। अब यहाँ पे देखिए सभी पे पार्टिकल्स लगा दीजिए, सभी कॉर्नर पे पार्टिकल लगा दीजिए। ठीक, अब सभी यहाँ पे देखिए सभी कॉर्नर पे तो लग गए, अब सभी फलकों पे भी लगाना है। तो कितने फलक होंगे इसमें? फलक कितने होंगे इसमें? 6 होंगे। देखिए जैसे एक कमरा है, कमरे में 4 तरफ दीवारें हैं, 1 2 3 4, 4 तरफ दीवारें हैं, तो 4 ये हो गए और एक ऊपर और एक नीचे, कितने हो गए? 6 हो गए। सो यहाँ पे देखते हैं कौन कौन से होंगे। एक तो यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो गया, ठीक, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, ठीक, और एक नीचे एक ऊपर, एक ऊपर एक नीचे। सो देखिए यहाँ पे कितने हो गए? 6 हो गए। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, और ये कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हमारे क्या है? कॉर्नर है। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अब देखिए यहाँ पे भी हम अगर निकालना चाहें प्रभावी संख्या तो निकाल सकते हैं, परमाणु की प्रभावी संख्या। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं उसमें? जालक बिंदु कितने हैं यहाँ पे? जालक बिंदु कितने हैं? जालक बिंदु बराबर कितने जालक बिंदु हमारे पास? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हैं, 4 ऊपर 4 नीचे, ये हमारे कॉर्नर वाले क्या हो गए? 8 हो गए। प्लस और जालक बिंदु कितने हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी फेसेस वाले कितने हो गए? 6 हो गए। सब मिला के कितने हो गए? 14 हो गए। कितने हो गए? 14। अब कोने वाले परमाणुओं का योगदान कितना है? पता है आपको, पहले ही बताए हैं। कोने वाले परमाणु के योगदान, कोने वाले परमाणु के योगदान कितना है? कोने वाले परमाणु का योगदान कितना है? सॉरी के नहीं, के लिख दीजिए इसको। का योगदान क्या हो जाएगा? कितना होता है योगदान कोने वाले का? 1/8 होता है इन सभी पार्टिकल्स का। इसका योगदान कितना होता है? 1/8 होता है। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है? किसका निकालना? फलक वाले परमाणु का योगदान कितना है? फलक वाले परमाणु का योगदान कितना योगदान है फलक वाले का? 1 2 3 4 5 6, 6 का योगदान है ना? 6 का, तो 6 में क्या हो जाएगा? अब देखिए कितने भाग फलक वाले में, कितने भाग? क्योंकि एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए जैसे एक छत मान लीजिए, एक जमीन मान लिया, एक छत मान लिया, तो छत के ऊपर वाला एक, फिर जमीन के नीचे वाला एक, दीवार के इस साइड बाहर वाला एक, इस दीवार के बाहर वाला एक, तो सब क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे। तो इसका योगदान कितना होगा? 1/2 होगा। कितना होगा? इसका योगदान कितना होगा? 1/2 होगा। इसका योगदान कितना होगा? 1/2 हो जाएगा। तो प्रभावी परमाणु संख्या क्या बनेगी? प्रभावी परमाणु संख्या बराबर क्या बनेगी? प्रभावी परमाणु संख्या 8 × 1/8, ठीक है? क्या हो जाएगा? प्लस ये कितने थे? 1 2 3 4 5 6 फेसेस वाले 6 थे, तो क्या हो जाएगा? 6 × यहाँ पे कितना योगदान है? 1/2,
अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 6 को क्या करेंगे यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए कट करिए, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 8 से 8 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1, और प्लस 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 होगा। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे z इजिकल टू कितना आ गया 4 आ गया। तो यहाँ पे प्रभावी संख्या कितनी आ गई, परमाणुओं की प्रभावी संख्या बराबर 4 हो गया। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे अंत केंद्रित एकक कोष्ठका, इंड सेंटर्ड यूनिट सेल। इंड सेंटर्ड यूनिट सेल जो होते हैं इसे हम ईसीसी भी कहते हैं, ईसीसी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। सो यहाँ पे देखिए वह एकक कोष्ठका जिसमें कोनों पर स्थित अवयवी कणों के साथ साथ एक अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी स्थित होते हैं अंत केंद्रित एकक कोष्ठका कहलाती है। इन विच द पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट ऑल द कॉर्नर एंड एट द सेंटर ऑफ 2 अपोजिट फेसेस। सो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये बना लेंगे सभी लोग। देखिए ये सभी क्या है, कॉर्नर है, आपको पहले से ही बताया गया है। ये सभी क्या है, कॉर्नर है। अब यहाँ पे कह क्या रहा है, अवयवी कण कॉर्नर पर तो होंगे ही, कॉर्नर के साथ साथ यहाँ पे अवयवी कण किन्हीं 2 विपरीत फलकों के केंद्र में भी स्थित होंगे। किन्हीं 2 विपरीत फलक, विपरीत फलक कौन हो सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें विपरीत फलक कौन हो सकते हैं, एक ये हो गया, एक ये हो। देखिए यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन से इसे मिला भी सकते हैं। देखिए ये देखिए, ये क्या है, विपरीत फलक है। तो यहाँ पे देखिए 2 विपरीत फलक, मतलब ऊपर और नीचे दोनों विपरीत हैं। ऊपर नीचे क्या है, विपरीत हैं। तो विपरीत हैं तो क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, अंत केंद्रित एकक कोष्ठिका कहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे हम कि इसमें जो परमाणुओं की संख्या निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे। तो परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी यहाँ पे, अब हम देखेंगे इसमें परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी। तो परमाणु की संख्या निकालने के लिए आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, अंत केंद्रित का सबसे पहले क्या निकालना है आपको, घन का एकक सेल, यानी प्रभावी परमाणु की संख्या निकालनी है हमको। प्रभावी परमाणु संख्या देखिए यहाँ मैं 60 में बता दे रहा हूँ, भी आपको आगे करवाते हुए आया हूँ इसलिए यहाँ पे 60 में निकाल दे रहा हूँ। प्रभावी परमाणु की संख्या कैसे निकलेगी यहाँ पे, तो देखिए प्रभावी परमाणु की संख्या निकालने के लिए प्रभावी परमाणु की संख्या क्या होती है, Z होती है। यहाँ पे कॉर्नर पे कितने हैं, 8 हैं, तो 8 का क्या हो जाता है, 8 × 1/8 हो जाएगा। और यहाँ बीच में कितने हैं, 2 हैं, 2 हैं तो क्या हो जाएगा, +2 × 1/2 हाफ, क्योंकि एक ऊपर एक नीचे। अब देखिए जैसे मान लीजिए घर है, कमरा है पूरा, और कमरे के छत वाले पोर्शन पे एक ऊपर परमाणु है पार्टिकल, एक नीचे है, तो एक जमीन के नीचे और एक फिर छत के ऊपर, तो कितने हो गए, आधे आधे, तो क्या हो गया, हाफ 2 × 1/2। अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, 8 से 8 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा, Z = कितना हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो गया। तो यहाँ पे Z की संख्या क्या आ गई, 2 आ गई, यानी जो प्रभावी परमाणु की संख्या है वो कितनी हो गई, 2 हो गई। सो आपको ये समझ में आ गया होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो अब हम देखेंगे कोर केंद्रित घन सेल, एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल। इसको अपनी भाषा में मैं अपने तरीके से जानता हूँ, चौर केंद्रित घन के सेल, एकक सेल के नाम से। सो इसकी जो स्टडी करनी है, स्टडी इसलिए करनी है क्योंकि ये कंपटीशन से भी रिलेटेड है। कोर केंद्रित घन एकक सेल जो होते हैं एज सेंटर्ड क्यूबिक सेल होते हैं। जैसे कि बचपन में आप लोग साड़ी का किनारा बहुत बनाए होंगे। साड़ी का किनारा कैसे बनाते थे, ऐसे करके बनता था, है ना। तो साड़ी का किनारा जो होता है यही यज होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, यज कहते हैं।
एज बोलते हैं, यानी ये किनारा, इसी को हम क्या बोलते हैं, किनारा बोलते हैं। तो इसको हम अपने इस एकक सेल के माध्यम से समझेंगे कि क्या होता है। तो एकक सेल के माध्यम से अब ध्यान से समझिए, यहां पे मैं एक स्ट्रक्चर तैयार करता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। देखिए देखिए ये स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो पार्टिकल्स हैं, यहाँ पे पार्टिकल्स कहाँ कहाँ पे हैं, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, ये कॉर्नर 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 पे तो पार्टिकल्स होते ही हैं, सबको पता है कॉर्नर पे पार्टिकल्स हैं, ये सभी कॉर्नर पे पार्टिकल्स हो गए। अब देखिए ध्यान से, ये सभी कॉर्नर के बाद ये कह रहा है एज पे भी होते हैं, एज मतलब किनारे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक 12। तो ये क्या हो गए, 12 एज हो गए इसके, 12 एज पे क्या हो गए, पार्टिकल्स हो गए। अब देखिए ध्यान से समझिए, 12 पार्टिकल्स इस पे किस पे हो गए, इसके एज पे हो गए। अब हमको निकालना अगर है प्रभावी परमाणु की संख्या अगर निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोने वाले परमाणु का योगदान कितना हुआ, कोने वाले परमाणु का योगदान कितना हुआ, अभी आपको बहुत देर से बता रहे हैं, कोने वाले परमाणु का योगदान कितना होता है, 1/8। ऐसे ही कोर वाले परमाणु का योगदान कितना हो जाएगा, कोर वाले का हो जाएगा 1/4, कोर वाले का कितना हो जाएगा, 1/4। अब देखिए इसको निकालेंगे कैसे, प्रभावी परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, पता आपको, प्रभावी परमाणु की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, इसके बराबर क्या होती है, Z। तो Z बराबर क्या हो जाएगा, 1/8 है, तो कितने कॉर्नर पे कितने पार्टिकल्स हैं, 8 हैं, तो 8 1/8 इंटू लगा दीजिए, बीच में प्लस कर दीजिए। यहाँ पे कितना 1/4 है परमाणु कोर वाले का, तो कोर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कोर हैं, तो 12 इंटू 1/4 हो जाएगा। अब इसको कट कर लीजिए, यहाँ से यहाँ उड़ा दीजिए, 4 3 12 हो गया। देखिए Z = 1 + 3, 3 1 जा 3 होता है, तो = 4 हो गया, तो Z = हो गया 4। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, यानी ये जो कोर केंद्रित घन सेल होते हैं क्या होते हैं, यहाँ पर प्रत्येक कॉर्नर पे एक पार्टिकल्स होते हैं, लेकिन इसके एज पर भी एक एक पार्टिकल्स होते हैं। सो ऐसे जो सेल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, कोर केंद्रित घन एकक सेल कहते हैं। सो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।